दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस सत्र में हम पृथ्वी के संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़े थे, कुछ भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि कौन कौन सी ऐसी वो तरंगें हैं जिनके आधार पर पृथ्वी की संरचना के बारे में बतलाया गया है। तो हमने 3 तरह की वहाँ पे तरंगें पढ़ी थी, एक पी पढ़ी थी, एक एस पढ़ी थी और एक एल तरंगें पढ़ी थी। यानी कि अगर हम कहें आपसे कि पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था, तो आप कह सकते हैं कि हमने भूकंपीय तरंगों के आधारित स्रोत पढ़ लिए थे और इन पे निष्कर्ष निकाल लिए थे। आज अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इस आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो कह सकते हैं, हेडिंग क्या डालेंगे, एक प्रश्न छोटा सा और बात कर लेते हैं। एक लिख लीजिएगा, पी तरंग की खोज, पी तरंग की खोज, और एक हो जाएगा एस तरंग की खोज, एस तरंग की खोज। तो पी तरंग की अगर हम खोज की बात करें कि पी तरंग की खोज किसने किया था, तो हम यह कह सकते हैं आपसे, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कह सकते हैं आपसे कि पी तरंग की खोज की अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि 1923 में किस सन में, तो 1923 में एक स्थान है टॉर्न, एक स्थान क्या है, टॉर्न। यानी कि 1923 में टॉर्न में जो भूकंप आया था, है ना, 1923 में टॉर्न में आए भूकंप के आधार पर, भूकंप के आधार पर टॉर्नाड महोदय ने क्या किया, तो पी तरंग की खोज की। किसकी खोज की, तो पी तरंग की खोज की। अब यहीं पे आगे अगर हम देख लें कि एस तरंग की खोज किसने की, तो एस तरंग की अगर हम बात करें तो 1925 में हरफोर्ड में आए भूकंप के आधार पर, है ना, 1925 में हरफोर्ड में आए भूकंप के आधार पर, है ना, यानी कि 1925 में हरफोर्ड में आए भूकंप के आधार पे क्या किया गया, तो यहाँ पर जैफ्रीज महोदय एक थे, उन्होंने इसको क्या कहा, एस तरंगें माना, एस तरंगों की खोज की। किस वैज्ञानिक ने, तो जैफ्रीज ने। तो जैफ्रीज ने क्या कर दिया, खोज कर दी किसकी, एस वेव की। सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पी और एस तरंग की खोज किसने की, तो पी तरंग की खोज किसने की, तो टॉर्नाड महोदय ने किया, जबकि एस तरंग की खोज किसने की, तो जैफ्रीज जी ने किया। तो ये हमने क्या समझ लिया, पी और एस और एल वेव समझ ली। अब हम इसी आधार पर पृथ्वी की परतें पढ़ेंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको ये 3 परतें बताई थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर की जब हमने बात की थी तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, क्रस्ट जो होता है और मेंटल ये ठोस होता है, जबकि कोर कैसा होता है, तो तरल होता है। तो अब अगर हम पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना बनाएं तो उसके लिए मुझे एक फिगर के माध्यम से समझना होगा। ये मान लो हमारी क्या है, तो पृथ्वी है। तो इसमें देखें तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, क्रस्ट का हो जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो कोर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें अब यहाँ पर कि जो हमारी परतें हैं कितनी हो गई, तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। सबसे प्रमुख या इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे हम। तो अगर हम पहले देखें, सबसे जो ऊपरी परत हमारी होती है, इसे क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है इसे।
इसे क्या कहते हैं तो क्रस्ट कहते हैं। यानी कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट कह लो, चाहे इसे भू पर्पटी बोलो, बात एक ही है। तो ये हमारा क्रस्ट हो गया। इस हिस्से की अगर हम बात कर ले आपसे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपसे तो ये हमारा मेंटल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। इस हिस्से की अगर हम आपसे बात करें तो ये हमारा क्या बन जाता है तो कोर बन जाता है। यानी कि भूक्रस्ट, मेंटल और कोर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भू पर्पटी कहते हैं। मेंटल को मेंटल ही बोला जाता है, क्रूड को कोर कह देते हैं। इसे क्या बोलते हैं तो इंग्लिश में क्रूड और हिंदी में कोर कहते हैं। तो ये हमारा क्रूड हो जाता है ना, ये हमारा क्या हो गया तो कोर या क्रूड हो जाता है, क्रूड कह लो और चाहे कोर कह लो, बात एक ही है। आपको ये नाम याद रखने हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। तो अगर हम सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर क्या है क्रूड है। तो अब इसको अगर यहाँ पे एक और बात हम आपको बता दें कि ये जो पृथ्वी की परतें हैं इनको हम बांट के पढ़ते हैं। ऊपरी क्रस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हमारा होता है ऊपरी क्रस्ट और एक हमारा होता है निचली क्रस्ट, है ना। एक क्या हो जाएगा तो ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा ऊपरी क्रस्ट, और दूसरा हो जाएगा निचला क्रस्ट या निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। यहाँ पे क्या है दो हिस्से हो गए। इसी तरह से मेंटल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। यानी कि ये क्या हो जाएगा ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और दूसरा निचला मेंटल, निचला मेंटल। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो एक हमारा हो जाएगा आंतरिक कोर और एक हो जाएगा बाह्य कोर। यानी कि एक ऊपरी कोर और एक बाह्य कोर, ये हमारी क्या हो जाएगी। इसकी बात अगर हम आपसे करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे ऊपरी कोर कह सकते हैं, ऊपरी कोर। और इसे क्या बोलेंगे तो आंतरिक या बाह्य क्रूड बोल देंगे, क्या बोल देंगे बाह्य क्रूड कह सकते हैं, बाह्य क्रूड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम यहाँ कहें तो इस तरह से आपको समझना है, क्रस्ट के दो हिस्से हैं, ऊपरी में ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसी तरह से मेंटल के भी दो हिस्से हैं, ऊपरी मेंटल और क्या हो जाएगा निचला मेंटल। इसी तरह से कोर के भी कितने हैं दो हैं, एक ऊपरी और एक बाह्य। ये आपको समझना है। अब अगर हम यहीं पे देख लें तो एक बात आती है निकल के, एक शब्द होता है डिसकंटिन्यूटी, जिसे हम कहते हैं असंबद्धता, असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब क्या होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में कहें तो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता का तात्पर्य क्या है, जब पृथ्वी की दो परतें आपस में मिलती हैं तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो कैसा होता है संक्रमित क्षेत्र होता है। अर्थात ऊपरी परत के और निचली परत दोनों के क्या पाए जाते हैं वहाँ पर, तो दोनों के यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों परतों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं तो असंबद्धता बोलते हैं। तो अब यहीं पे हम असंबद्धता भी आपको इसी फिगर में बना के समझा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ये जहाँ पे एक क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पे कोनोरॉड असंबद्धता पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है तो कोनोरॉड असंबद्धता पाई जाती है। यानी कि इस हिस्से पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा कोनोरॉड असंबद्धता।
ये हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, कोनो रॉड असंबद्धता, 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 आपको याद रखना है ना, कोनोराड असंबद्धता। इसी तरह से निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहो असंबद्धता पाई जाती है। इस हिस्से में कौन सी पाई जाएगी, तो मोहो असंबद्धता पाई जाएगी, है ना, कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर मोहो असंबद्धता हो जाएगी। इसको अगर कहना चाहें तो क्या नाम इसका हो जाएगा, मोहो असंबद्धता। इसी तरह से ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल की जगह पे देखें तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपटी असंबद्धता पाई जाती है, कौन सी, तो यहाँ पे रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। ये हमारा हो जाएगा रेपटी असंबद्धता, असंबद्धता, तो यहाँ पे रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। अब निचला मेंटल और ऊपरी कोर की अगर हम बात कर लें, यानी कि निचला मेंटल और ऊपरी कोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। इस हिस्से में कौन सी देखने को मिलती है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता। इसी तरह से नीचे अगर हम जाएं कि ऊपरी कोर और बाह्य कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है, तो लेहमन असंबद्धता पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, तो लेहमन असंबद्धता पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा, है ना, कि सबसे अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन है, तो कोनोराड असंबद्धता है। असंबद्धता क्या है मैंने बता दिया, दो परतों का जहाँ पे संक्रमण क्षेत्र होता है। निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी संबद्धता, तो मोह असंबद्धता हो जाएगी। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में कौन सी है, तो रेप्टी हो जाएगी। निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में कौन सा है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता हो जाएगी। ऊपरी कोर और बाह्य कोर के बीच में कौन सी है, तो लेहमन असंबद्धता है। अगर कभी प्रश्न ऐसे पूछ ले कि क्रस्ट और मेंटल, क्योंकि मेंटल की शुरुआत यहीं से हो रही है और पूरे क्रस्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है, तो मोह असंबद्धता पाई जाती है। इसी तरह से मेंटल और क्रोड के बीच में कौन सी है, तो गुटेनबर्ग हो जाएगी। यानी कि ये प्रश्न ऐसे तो पूछे ही जाएंगे आपसे कि ऊपरी क्रस्ट और निचली के बीच में कौन, तो आप कर लेंगे। लेकिन कभी प्रश्न अगर ऐसे बन जाए कि क्रस्ट व मेंटल के बीच में, क्रस्ट व मेंटल के बीच में कौन सा असंबद्धता है, तो ये कौन सी है हमारी, यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको ऐसे याद रखना है, सी और एम के पूछा है तो इसलिए एम से क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, मोह असंबद्धता हो जाएगा। इसी तरह से मेंटल और क्रोड के बीच में क्या होगा, मेंटल और क्रोड के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा मेंटल हो गया और ये क्रोड हो गई, तो यहाँ पे गुटेनबर्ग हो जाएगा। एमसी की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हम पूरा क्रस्ट को भी मेंटल से अलग कर सकते हैं और क्रस्ट की परतों को भी अलग कर सकते हैं। इसी तरह मेंटल और क्रोड का भी अंतर निकाल सकते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच पाई जाने वाली परतों के बीच में कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं, ये तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जहाँ से सब प्रश्न बन सकते हैं। तो हम क्या पढ़ लिए, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड पढ़ लिए, यानी कि पृथ्वी की परतें पढ़ लिए। अब जो यहाँ पे प्रश्न बनेगा आगे हमारा, तो वो इन्हीं क्रस्ट और मेंटल से बनने वाले क्या हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अब सबसे पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे। एक ही में मैं इसलिए नहीं आपको लिख रहा हूँ कि सब ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए हम अगली स्लाइड पे आपको समझा रहे हैं।
तो अगर यहीं पे हम देखें तो आप क्या कह सकते हैं, पहला हमारे सामने क्या था, क्रस्ट था, क्या था, क्रस्ट था। आप देख रहे हैं क्या था, तो क्रस्ट था, ये वाला हिस्सा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है, क्रस्ट है। तो अगर इसी क्रस्ट की हम बात कर लें तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला हमारा होता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी परत है ना, इसे क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी परत, या बाहरी परत क्या है, तो हमारी क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी, है ना। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी परत क्या है, तो हमारी क्रस्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसकी हम मोटाई देख लें तो महाद्वीपों पर 33 किलोमीटर और महासागर में 5 किलोमीटर, है ना। इस परत की अगर हम मोटाई देखें तो ये मोटाई दो स्थानों पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो कुछ ऐसे है। ये हमारा क्या हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें महाद्वीपों के ऊपर, यही तो पृथ्वी बन गई इस तरह से, और इस तरह से देखें ये हिस्सा क्या हो गया, ऊपर का क्रस्ट हो गया, बीच का क्या हो गया, मेंटल हो गया, और नीचे का क्या हो गया, तो कोर हो गया। तो महाद्वीप और महासागर, तो महाद्वीपों पर अगर हम इसको देखें तो कह सकते हैं कि ये 33 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है। महाद्वीपों पे कितनी है, तो ये महाद्वीपों पे 33 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है ना। ये मोटाई कितनी है इसकी, 33 किलोमीटर है। जबकि महासागर की तली में है ना इसकी मोटाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर मानी जाती है। ये याद रखना है आपको, पृथ्वी की जो सबसे बाह्य परत है वो महाद्वीपों पर 33 किलोमीटर इसकी मोटाई है, महासागर में 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। समुद्र के नीचे भी क्या पाई जाती है, क्रस्ट पाई जाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है वो क्या बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूकंपीय तरंगे आती हैं वो कहाँ पे आती हैं। तो भूकंपीय तरंगे या भूकंप कहाँ पे आएंगे, तो क्रस्ट पर ही आते हैं। यानी कि भूकंप की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो क्रस्ट में देखने को मिलती है। यानी कि भूकंप कब हमें महसूस होगा, जब वो क्रस्ट पर आता है तो हमें क्या होता है, महसूस होता है। तो भूकंप जितना ऊपरी क्रस्ट पे आएगा उतना नुकसान ज़्यादा होता है, पृथ्वी की गहराई में आने पे क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो भूकंप हो गया। यहाँ पे आते हैं, अब यहीं पे अगर हम देख लें तो तरंगों के आधार पे, कौन से तरंगे, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया। इसको साफ कर देते हैं। भूकंपीय तरंगों के आधार पे आपने भी पहले देख लिया, एक ऊपरी और एक क्या पढ़ लिया है, निचली क्रस्ट पढ़ लिया है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पे इन्हें दो तरह से बांटा गया है, एक ऊपरी क्रस्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, निचली क्रस्ट। फिगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, एक ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और एक ये निचली क्रस्ट हो गया, ये पूरी क्रस्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऊपरी क्रस्ट में जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बन सकते हैं, ऊपरी परत, इसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं, क्रस्ट कह लो चाहे परत कह लो। इसी तरह से निचली क्रस्ट बोल लो चाहे निचली परत बोल लो। तो ऊपरी क्रस्ट को ऊपरी परत, निचली क्रस्ट को निचली परत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऊपरी परत है वो हमारी ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये काहे से निर्मित है, जो ऊपरी परत है ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो महाद्वीपों पर देखने को मिलती है। यानी कि महाद्वीप की जो क्रस्ट होती है वो क्या है, ऊपरी क्रस्ट है,
और ये काहे से बनी है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यानी कि कुछ देर पहले जो अभी हमने ये फिगर बनाया था, ये वाला जो हिस्सा था, महाद्वीप का जो हिस्सा था, इसकी ये जो क्रस्ट है काहे से निर्मित है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और ये कहाँ पे है, तो महाद्वीपों पर है। अर्थात महाद्वीपों की जो क्रस्ट है वो कैसी है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसी तरह से अगले अगर हम फैक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या है, प्रधानता है। यहाँ पे क्या है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की क्या है, प्रधानता है, अधिक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सियाल, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था रासायनिक आधार पर। तो वही क्या हो गई हमारी, सियाल। तो अगर अब आप कहना चाहें कि सियाल क्या है, तो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है ना, उस क्रस्ट का जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है, तो सियाल कहलाती है। वहाँ आपने पढ़ा था क्या होता है, तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे कौन सी चट्टानें हैं, तो यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानों से क्या होती है, ऊपरी सतह निर्मित होती है। ये महाद्वीपों पर होती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की क्या है, तो बहुतायत है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो सियाल कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो पी वेव की जो गति होती है वो लगभग 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी कि यहाँ पे कौन सी वेव्स आती हैं, पी वेव्स आती हैं, पी वेव आती है भूकंप की। और इनकी जो गति होती है वो लगभग कितनी होती है, अगर कभी प्रश्न बन जाए कि ऊपरी क्रस्ट पे आने वाली पी वेव की गति कितनी होती है, तो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक प्रश्न यहाँ पे और आपसे पूछा जा सकता है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल की भी संज्ञा दी जाती है। इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि ऊपरी क्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो आप ये कह सकते हैं कि क्रस्ट और प्लस ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत है ना, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी परत है, इसको मिला के क्या बोल देते हैं, तो इसे हम स्थल मंडल बोल देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इसे क्या बोल देते हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि हम क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो इसको अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे न लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन तरंगों के आधार पे दोनों होंगे, तो क्रस्ट के अंतर्गत हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो यहीं पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। इसी क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अब ये 3 फैक्ट हो गए यहाँ पे। अगला अगर हम देख लें कि जो निम्न परत है हमारी या निम्न क्रस्ट है वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो निम्न परत या निम्न क्रस्ट हमारी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये कैसे निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो महासागर पर पाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा महासागर, ये महासागरों की तलहटी में पाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ से और बन जाता है यही कि इसमें किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। यहाँ पर किसकी प्रधानता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। जैसे यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम था, वैसे यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता के चलते इसे हम क्या बोलते हैं, तो सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सीमा बोलते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे और आता है कि यहाँ पे जो पी वेव्स होती हैं इनकी गति कितनी होती है, तो यहाँ पे 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ 6.1 होती है, जबकि यहाँ पे पी वेव की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि आपने क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा फिगर इधर हम बना देते हैं कि आपको याद रहे। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, क्रस्ट पढ़ लिया। क्रस्ट की 2 परतें पढ़ ली, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, है ना। अब
यहीं पे अगर हम आगे देखें तो इस भूपर्पटी की रचना के सामान्य तत्व क्या हैं? इस भूपर्पटी की रचना के सामान्य तत्व क्या हैं? इनकी अगर हम बात करें तो इस भूपर्पटी का मतलब इस कष्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो देखिए, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व, इनकी अगर बात कर लें हम तो एक तरफ हम तत्व लिख लेंगे और दूसरी तरफ ये भार प्रतिशत में दिए गए, इनका भार कितना है। तो तत्व हमारे कौन से? तो सर्वाधिक जो होता है हमारा वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे हम देखें किसका भार भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्वों में कितना होता है, तो 46.60% होता है। कितना होता है? 46.60% होता है। इसी तरह से अगर हम और कहें आपसे कि सिलिका की प्रधानता कितनी होती है, तो 27.72 होती है। सिलिका की प्रधानता कितनी होती है, तो 27.72% पाया जाता है। 27.72% होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम की 8.13%। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 8.13% पाया जाता है। 8.13% पाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है कि फेरस की उपस्थिति कितनी होती है, तो अगर हम फेरस की बात कर लें या लोहे की बात कर लें कितना होता है, तो लोहा जो हमारा इस भूपर्पटी में पाया जाता है वो 5% पाया जाता है। ये हमारा 5% हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम की बात कर लें तो 2.83% होता है। 2.83% होता है क्या, तो सोडियम होता है। सोडियम कितना होता है, तो 2.83% होता है। 2.83% हो जाता है। पोटेशियम की बात कर लें तो 2.59% होता है। 2.59% क्या होता है, तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम कितना होता है, तो 2.09% होता है। 2.09% क्या होता है, तो सोडियम होता है, सॉरी कैल्शियम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट या भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्वों का ये भार के क्रम में क्या है, परसेंटेज है, कितना उसमें भार है इनका। तो ऑक्सीजन का सर्वाधिक भार देखने को यहाँ पे पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में क्या है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिलिका की उपस्थिति 27.72 हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 8.13, फेरस या लोहा की कितनी हो जाएगी, तो 5%, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59 और कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 2.09 पॉइंट हो जाता है। आपको आगे का डाटा और 1 अंक जरूर ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, मेंटल की। अब आप मेंटल को पढ़ लीजिए। तो मेंटल की अगर हम बात कर लें तो मेंटल में अगर हम देखें तो मोह असंबद्धता से, कहाँ से, मोह असंबद्धता से, यानी कि यहाँ से, इस मोह असंबद्धता से और कहाँ तक, निचले मेंटल या ऊपरी कोर तक, इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर मानी जाती है। तो कितनी है, तो 2900 किलोमीटर मानी जाती है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 2900 किलोमीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेंटल में कि मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, है ना, मोह असंबद्धता से, मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है, तो मेंटल पाया जाता है। इसके बाद अगर हम अगले फैक्ट की यहाँ पे बात कर लें तो कह सकते हैं
पृथ्वी के समस्त आयतन का सर्वाधिक प्रतिशत क्या होता है? पृथ्वी के समस्त आयतन का, संपूर्ण आयतन का है, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% भाग मेंटल है। 83% भाग क्या है? मेंटल है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का जितना आयतन है उसमें 83% कितना है? आपका मेंटल कवर करता है। तो 83% किसका है? तो मेंटल का है। और द्रव्यमान में देख लें, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 68% है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 68% है ना, जो द्रव्यमान है वो किसका है? तो मेंटल का है। यानी कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में मेंटल का द्रव्यमान कितना है? तो 68% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 68% हो जाएगा। एक यहाँ पे और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसका औसत घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पे अगर हम औसत घनत्व की बात कर लें तो ये जो हमारा है 3.5 से 5.5 के आसपास माना जाता है। यानी कि 3.5 से 5.5 माना जाता है। इसका जो औसत घनत्व है ये 3.3 से 5.5 माना जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे और बन जाएगा हमारा कि पी वेव्स की यहाँ पे गति कितनी होती है। अगर यहाँ पे हम देखें कि पी वेव की गति कितनी होती है, तो यहाँ पे पी वेव की जो गति होती है वो 6.9 से बढ़कर कितनी हो जाती है? तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। 6.9 पहले थी, 6.9 से बढ़कर कितनी हो जाती है? या 6.9 से बढ़कर, तो पी वेव्स की कोर में आपने क्रस्ट में देखा था कितनी थी? 6.9 थी। और यहाँ पे 6.9 से बढ़ के कितनी हो जा रही है? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ये इससे भी अधिक हो जाती है, लगभग 8.9 किलोमीटर प्रति सेकंड भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे इसकी आंतरिक पथ में जाएंगे तो 8.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो 6.9 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7.9 हो जाएगा। और 7.9 से बढ़ के क्या हो जाता है? तो ये 8.1 है। कितना हो जाएगा? तो 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो मेंटल के भी दो हिस्से देखने को मिलते हैं, जैसा आपके पीछे पढ़े हैं। तो मेंटल में भी कितनी परतें हैं? 2 परतें हैं। मेंटल में भी कितनी परतें हैं? तो 2 परतें हैं। एक होता है ऊपरी मेंटल, जिसे अपर मेंटल भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है निचली परत या निचला मेंटल, है ना। तो ऊपरी परत हो जाएगा ऊपरी मेंटल या परत, और एक हो जाएगा निचली परत। फिगर में देख सकते हैं आप, ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे प्रश्न क्या बन सकता है? ऊपरी मेंटल जो हमारा होता है ये अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। यानी कि बहुत ही कठोर चट्टानों से क्या है? निर्मित है। कौन? ऊपरी मेंटल। यहाँ पे मैग्नीशियम और फेरस तत्वों की क्या है? अधिकता है। मैग्नीशियम और फेरस तत्वों की क्या यहाँ पर तो अधिकता देखने को मिलती है। तो ऊपरी मेंटल दृढ़ चट्टानों से निर्मित है। मैग्नीशियम और फेरस तत्वों की प्रधानता है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, है ना। याद रखेंगे, ऊपरी मेंटल के
ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल कहते हैं। कभी प्रश्न कोई पूछे दुर्बलता मंडल क्या है, तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। यहाँ पे इसकी जो परतें होती थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं, तो ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जो ज्वाला प्रक्रिया से निकलने वाला लावा है, या लावा कहाँ से उद्गारित होता है ज्वाला प्रक्रिया के फलस्वरूप, तो दुर्बलता मंडल को तोड़कर बाहर आता है। यानी कि यहीं पे क्या होता है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप लावा बाहर निष्कासित होता है। किसके द्वारा, दुर्बलता मंडल को तोड़कर बाहर आता है। तो दुर्बलता मंडल क्या है, ये मेंटल है, ये मेंटल है। इस मेंटल की इसी ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, फिगर में देखना चाहें तो इस फिगर में भी समझ सकते हैं। मेंटल की जो ऊपरी परत है, मोहवा संबद्धता है, इसी के इस हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो दुर्बलता मंडल कहते हैं। ऊपरी मेंटल के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, तो दुर्बलता मंडल कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अब हम यहाँ पे अगर निचली परत की बात कर लें कि निचली परत में क्या क्या होता है, तो इसे हम मध्य मंडल भी कहते, क्या कहते हैं, तो यहाँ इसे मध्य मंडल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मध्य मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल कहा जाता है। तो निचली परत हमारी क्या हो जाएगी, इसे मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। अगर इन्हीं आधारों पर हम देख लें तो ये कह सकते कि इसको क्या बोलते हैं, मध्य मंडल कह देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी आधार पे आपने क्या पढ़ लिया, मेंटल को पढ़ लिया। किस आधार पे पढ़ लिया, तो भूकंपीय तरंगों के या लहरों के गति के अनुसार हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है, कोर आता है। कोर को पढ़ेंगे। तो जब हम कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत ये क्या है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत क्या है, कोर कहलाती है या क्रोड कहलाती है। इसे हम केंद्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे हम केंद्र मंडल भी कहते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, तो इसे हम केंद्र मंडल भी नाम देते हैं। केंद्र मंडल भी कहते हैं, इसे हम केंद्र मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे निफे की प्रधानता रहती है, अर्थात निकिल और फेरस तत्वों की क्या रहती है, तो अधिकता रहती है। यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत में क्या, इसे कहते कोर को या क्रोड को, या इसे केंद्र मंडल भी कह देते हैं। और यहाँ पे जो निफे पदार्थ अर्थात निकिल और जो फेरस पदार्थ हैं, इनकी क्या रहती है, तो सर्वाधिक प्रधानता रहती है। यहीं पे अगर हम देखें कि इसकी गहराई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक होती है। इसकी गहराई अगर हम देख लें तो ये 2900 किलोमीटर तक क्या था, मेंटल था। 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक क्या होता है, तो इसकी गहराई होती है। तो पृथ्वी के केंद्र तक इसकी गहराई हो जाएगी। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस क्षेत्र का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो 2700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सर्वाधिक है ना। ऊपर की परतों से नीचे की परतों का टेम्परेचर क्या, बहुत ही ज़्यादा है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी कोर के दो हिस्से देखने को मिलते हैं, एक बाहरी भाग और दूसरा आंतरिक भाग। क्या हो जाएगा, इसके भी कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं कोर के। तो एक हो जाता है बाहरी और एक हो जाता है आंतरिक। तो एक हो जाएगा, पहले फिगर में हम बता चुके हैं, बाहरी भाग, और एक क्या हो जाएगा, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग को अगर हम देखें
तो आप कह सकते हैं कि ये तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। जबकि जो इसका आंतरिक भाग है वह किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। फिगर में इसको हमने ऊपरी परत के नाम से पढ़ा है, ऊपरी कोर के नाम से पढ़ा है, और ये पाए कोर, यानी कि ये अगर कोर है तो ये जो हिस्सा पड़ता है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंतरिक भाग या ऊपरी कोर। जबकि ये क्या हो जाएगा? बाह्य, है ना। तो ये हमेशा किस अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में रहता है। जबकि ये अवस्था किसकी है? तो इसकी ठोस अवस्था रहती है। अब यहीं पे अगर हम कहें आपसे कि पी तरंगों की गति के आधार पर ये भी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की होगी। एक बाह्य कोर हो गया और एक आंतरिक कोर, है ना। तो बाहरी भाग तरल अवस्था में, आंतरिक कोर जो है वो किस अवस्था में है? तो आंतरिक हमारा किस अवस्था में हो जाएगा? तो ये ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम पी वेव की गति देख लें तो 11.23 होती है। कितनी होती है? तो 11.23 होती है। यहाँ पे अगर देखें तो कितनी होती है? 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि यहाँ पे पी वेव की जो गति है वो सर्वाधिक होती है। तो ऊपर जाते हैं तो उनकी गति क्या होती? कम होती है। आपने ऊपर से पढ़ते हुए आए हैं। तो ये आप क्या समझ गए? यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर समझ गए। 3 हिस्सों में बांटे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसी में अगर हम देखें तो जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो यही हमारा क्या बन गया? क्रस्ट जो होती है वो सियाल से निर्मित है, मेंटल हमारा सीमा से निर्मित है, और कोर निफेस से निर्मित है। यही रासायनिक पदार्थ क्या हैं? पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको यह समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास इतने पे रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।